ये वीडियो मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू और ब्लॉग पढ़ने के बाद ही बनाया है ताकि आपका जो विजन है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। हेलो गाइस, दिस इज यस। तो आज का हमारा जो सेंसिटिव टॉपिक है कि एग्जाम के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, 6 से लेकर 10 तक या 11th और 12th की एनसीईआरटी काफ़ी है क्या? कम समय में पूरी एनसीईआरटी कैसे कवर करें, वो भी स्मार्ट तरीके से? क्या इनकी नोट्स बनाना जरूरी है? इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर होंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं या मेरी कोई भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर के प्रीलिम्स का एनालिसिस करें तो 100 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे और इनमें से भी 18 क्वेश्चन डायरेक्ट 11th और 12th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे, जिसमें हिस्ट्री से 5, सोशल इशू से 1 और ज्योग्राफी से 5, पॉलिटी से 1, साइंस एंड टेक से 2 और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया की कमर्शियल बैंक है उसके एसेट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और उसका जो पेज 40 है उसमें एक बॉक्स मिलेगा, तो उसमें आपको इसका आंसर दिख जाएगा, जिसमें जो डिपॉजिट है ये लिएबिलिटीज में आता है ना कि एसेट्स में। तो बी आंसर इसका सही होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटिव जो कि इंडिया द्वारा इंपोर्ट करी जाती है, तो इसका आंसर आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी के पेज 127 में इसका आंसर आपको साफ साफ दिख जाएगा। और केवल प्री में नहीं, आपके मेंस में भी एनसीईआरटी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लोबलाइजेशन है जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का कोर है उसको प्रभावित करती है। तो इसका आंसर आपको जो 12th क्लास की सोशियोलॉजी है उसकी 2 बुकें हैं, उन दोनों बुकों के 6वें चैप्टर को अगर आप लिंक करके एक अच्छा आंसर इसका बना सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था लिंग्विस्टिक स्टेट को लेके, तो इसका आंसर आपको 12th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसके चैप्टर 1 में अच्छे से मिल जाएगा। 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि जो फ्रांस है वो हमारे इंडिया के सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकता है। तो इसका आंसर आपको जो 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो सेक्युलरिज्म चैप्टर है उसमें अच्छे से विदेशी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कंपेयर करके बताया गया है। तो ये सारे फैक्ट देख के हमको ये पता चलता है कि जो यूपीएससी का झुकाव है वो स्टैंडर्ड बुक की तरफ है, यानी कि 11th और 12th बुक की तरफ ज्यादा है। तो हम लोग को एक टॉप डाउन अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। मींस हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है उनको हमको पहले फिनिश करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 6वीं से लेके जो 10वीं तक की बुकें हैं वो नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको जो बड़ा पोर्शन है जो स्टैंडर्ड बुक है उनको पहले खत्म करना है। और अगर आप इसको पढ़ने में जो 11th और 12th क्लास की बुक है उनको पढ़ने में 1 महीना भी लगाते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको जो 6 से लेकर 10 तक की जो बुकें हैं ना उनको पढ़ने में मात्र 7 दिन लगेगा, क्योंकि जो 11th और 12th क्लास की जो बुक के चैप्टर हैं वो आपको 6 से लेकर जो 10 तक की बुक है उसमें ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। कैसे, एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि 11th क्लास का एक चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन, इस टॉपिक को क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 में भी कवर किया हुआ है। तो मैं एक ही टॉपिक को 3 बुक में और क्यों पढ़ूं? इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं इसी बुक को 3 बार पढ़ लूं, इससे मेरा टाइम बच जाएगा। और ऐसे ही ओवरलैपिंग आपको और भी एनसीईआरटीज में देखने को मिलेंगी। तो समझ रहे हैं आप लोग, यह है स्मार्ट वर्क। तो चलिए मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज जो है बुकें बता देता हूं। देखिए आपको यहां पर एक चीज याद रखना है, आपको उन्हीं टॉपर्स की बुक को फॉलो करना है जिन्होंने एग्जाम को एक ही बार में क्लियर करा है। यहां पर मैंने रेफरेंस लिया है कनिष्क सर और सृष्टि मैम की बुक सजेशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो आप एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो फाइन आर्ट है उससे कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कमेंट मत करना कि नितिन संगानिया क्यों नहीं बता रहे। ये वाली जो वीडियो टोटली फोकस है हमारी एनसीईआरटी पे, तो एनसीईआरटी की मैं सजेशन दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, हो सकता है कि जल्दी इस पर भी एक वीडियो आ जाए। और देखिए जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है इसके लिए सृष्टि मैम ने जो बुक सजेस्ट करी है वो है तमिलनाडु की एनसीईआरटी क्लास 11th की। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपको कहीं से भी बोर होने नहीं देगी। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है उनको पढ़ सकते हैं। और जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है इसके लिए आपको क्लास 9th और क्लास 10th की जो हिस्ट्री की बुक है उसको पढ़ लेना है। और इसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से इंडिया है, जो हमारा आज़ादी के बाद का भारत है, उसके लिए आप लोग 12th क्लास की पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और देखिए सोसाइटी के लिए जो सोशियोलॉजी की 12th क्लास की बुक है, 2 बुक हैं, इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इन दोनों बुक को आप लोग को पढ़ लेना है। इसके बाद बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी में आपको जो 11th 12th क्लास की जो बुक है, जैसे 11th में भी 2 बुक हैं और जो 12th में है वो भी 2 बुक हैं, तो इनको ही आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करें पॉलिटी के बारे में जो कि जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, तो एनसीईआरटी की क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये वाली पढ़ सकते हैं और ये वाली आप सिलेक्टिव स्टडी इसकी कर सकते हैं।
इसके बाद बात करें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में, तो देखिए इकोनॉमिक्स में दो बुकें हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको छूना भी नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आपको पढ़ लेना है, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी। बात करें अगर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में, तो जो बायोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसके आपको सिर्फ जो लास्ट वाले 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और जो एनवायरमेंटल इशू है, बस इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाना, ओके। और बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है कि साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। यहाँ पर जो एसएससी और आरआरबी वाले हैं ना उनके लिए भी काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने जो 11th और 12th क्लास करी है वो किस सब्जेक्ट से करी है। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से थे तो आप लोग को बस 9th और 10th पढ़ लेना है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे तो आप लोग को एनसीईआरटी 6 से लेके 8 तक एक बार पढ़ डालना है, थोड़ी सी हाईलाइट कर करके, फिर उसके बाद जो है आपको 9th और 10th के जो है नोट्स बना लेने हैं। चलिए यहाँ पर आपको और बर्डन कम कर देता हूँ। देखिए 6 से लेकर अगर 10th तक की हम लोग एनसीईआरटी की जो साइंस वाली बुक है उसको देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 600 जो है पेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको ये 600 के 600 पेज पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूलाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल देखने की जरूरत नहीं है, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते हैं वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, और जो केमिकल सिंबल है वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, और जो साइड साइड में एक्टिविटीज़ आती हैं वो भी नहीं पढ़ना है। इतना सारा अगर आप पोर्शन कवर कर लेंगे तो 600 की जगह आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगे कि 350 पेज। तो 350 पेज ही आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है, लॉजिक्स देखने हैं, फैक्ट देखने हैं और डायग्राम देखने हैं, ठीक है। तो इतना ही अगर आप लोग देख लेंगे तो इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो केवल 9th और 10th क्लास के ही बनाना है, तो इसका आप ध्यान रखना। और देखिए अब बात करें जो बाकी की एनसीईआरटी बच गई है उसको आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। देखिए मैं तो कहूँगा आपको बिल्कुल बना लेना चाहिए, क्योंकि जो बुक से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनके आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, और ये शॉर्ट नोट ऐसा होना चाहिए कि 3 महीने में पढ़ी हुई एनसीईआरटी आपकी 3 घंटे में रिवाइज हो जाए। और इस तरह के नोट्स कैसे बनाते हैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हमारे फैमिली मेंबर भी बढ़ सके। और अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आखिर वीडियो कैसी लगी और क्या क्या सुधार करा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।